हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही है थ्रू आउट अ वर्ल्ड, और स्पेशली हमने यूक्रेन रशिया वार के बाद देखा अभी जो मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, इसके बाद शायद पोजीशंस और क्लियर नज़र आ रही है। कौन किस ग्रुप में जाएगा या सबके साथ चलना पड़ेगा, इस हवाले से आज बात करेंगे कि रशिया चाइना एक साइड पे है, अमेरिका और वेस्टर्न पावर जो है वो दूसरी तरफ है और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम देख लें तो चाइना और रशिया जो है ऐसा लग रहा है कि वो अगर खिलाफ नहीं है इसराइल के तो सपोर्ट भी नहीं हासिल। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चीन पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त है और हिंदुस्तान अमेरिका का बड़ा करीबी दोस्त है और रशिया के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इन दो कंट्रीज ने कहाँ पे जाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या फर्क पड़ सकता है, ये जो पूरा एक सिनेरियो नजर आ रहा है इस हवाले से, और मिडिल ईस्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar bhai. It's a pleasure to be with you. I feel थैंक यू awkward सर। myself seeing like this. इट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स पार्ट ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, गेम। मैं हाँ, भी शुरू में डॉक्टर साहब को बता रहा था कि मुझे ये कट वट नहीं आते ना, या तो क्लीन शेव कर लूंगा। जब तक करता रहा हूं तो मुझे मतलब खुद ही करता था, और जब से ये वाला स्टाइल रखा हुआ है तो वो बगैर बार्बर के मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। सच्ची बात है, ना मेरा हाथ ही नहीं बनता। खैर एनीवे, कोई नहीं है होता। अगर मैं भी करता तो शायद मैं भी हफ्ते में या 10 दिनों में मेरे और ये सारा कुछ गायब होता। लेकिन खैर एनीवे, ये चलता रहता है। इट्स ओके, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। चाइना, अभी व्लादिमीर पुतिन मौजूद रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी बीजिंग में मुलाकात हुई, और शी जिनपिंग को भी वो मिले, बीआरआई के हवाले से भी बातें हो रही है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जी, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप, और जिसका अमेरिका बहुत सपोर्टर है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस हैं, लेकिन अगर हम चाइना से और रशिया से शुरू कर लें, क्या नजर आ रहा है आपको कि मतलब हम एशियंस जो हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी छोटी बड़ी कंट्रीज शामिल हैं, कहाँ पे जाके स्टैंड करेंगे और ये मतलब किस तरफ हम जाएंगे? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम किस तरफ जाएंगे। आज आप देखें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ये चाइना में इवेंट चल रहा है, उस इवेंट में बड़ी जबरदस्त बात हुई। मतलब बड़ी जबरदस्त बातचीत ये हो रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो काउंटर हो सकता था, मिडिल यूरोप मिडिल ईस्ट इंडिया इनिशिएटिव, वो तो अभी फिलहाल अच्छे खासे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग बात है कि एंटोनियो गुटेरेस को छोड़ के किसी ने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ना तो कुछ मेंशन किया, ना तो कुछ बोला कि जो हो रहा है, और किसी ने हमास को वो नहीं किया, कंडोन नहीं किया। सबने या उसको कंडेम ही किया है, इवन दो दे साइडेड विद द पैलेस्टीनियन राइट्स एंड ऑल दैट, बट किसी ने हमास के एक्ट को वो नहीं किया। तो एक यूनानिमिटी तो वर्ल्ड लीडर्स में दिख रही है, विच इज जीरो टॉलरेंस फॉर इंटरनेशनल टेरर। तो ये एक अगर आप सिल्वर लाइनिंग कहना चाहें तो कह लें, अमंग ऑल दीज किलिंग, मेहम, लॉस ऑफ लाइफ एंड ब्लड, चाहे बच्चे किसी के हो, चाहे किसी ने बिल्कुल, भी बिल्कुल, गाजा के उस हॉस्पिटल में बेशक। मिसाइल मारा हो, मगर मरे तो वो 500 बच्चे, वो या लोग जो इलाज करा रहे थे जीवन की तलाश में। दिस इज मोर, नथिंग कुड बी मोर पेनफुल देन दैट ना। कि आज मोदी जी ने भी महमूद अब्बास साहब को फोन बिल्कुल, लगाया और उनको बोला बिल्कुल, कि हम बिल्कुल, आपको सारी मदद करेंगे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, एंड राइटली सो। मोदी जी ने बहुत सही काम किया, क्योंकि मानवीय जो भी काम हो उसमें आपको सबको साथ आना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो इन हत्याओं पे या इन मौतों पे खुश हो। जो इंसान है वो इस पे खुश नहीं हो सकता। ये मातम का घर है, ये दुख का घर है, ये हमारे आपके सबके लिए दुख का समय है। जी, किसी सिर्फ गाजा में या इजराइल में जो लोग मरे, सिर्फ उनके लिए दुख का समय नहीं है, क्योंकि बेगुनाह लोग मर रहे हैं। और इसका सलूशन हो सकता है मेरे ख्याल से, अगर आदमी थोड़ा सा तहम्मुल से काम ले, थोड़ा पेशेंस से काम ले, थोड़ी विनम्रता से काम ले, तो बहुत से मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं।
तो दुनिया में जो सिल्वर लाइनिंग है कि चूंकि मामला बटा हुआ है, मतलब वेस्ट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वेस्ट को कंडेम भी नहीं कर रहे। इजराइल के एक्शन को अगर बहुत ज्यादा कंडेमनेशन नहीं हो रही, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं हो रही है। लेकिन हमास को लेके एवरीवन इज साइलेंट, एवरीवन इज इवन ये जो एंटोनियो गुटेरेस है, उन्होंने, जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है इस समय, उन्होंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि गाजा में जो मौतें हो रही है उसका बहुत दुख है, लेकिन दुनिया का कोई कॉज नहीं, दिस इज अ गुड थिंग, कि दुनिया का ऐसा कोई कॉज नहीं हो सकता जिसके लिए आप टेरर को जस्टिफाई करें। दिस कैन नॉट बी accepted by international community as an order of the day or a normal behavior. So that's the only thing कि बाकी देखते हैं आगे कि ऊंट किस करवट पर बैठता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बीआरआई की बात की, फिर हम अभी जिस तरह G20 में हमने सुना कि जो दूसरा कॉरिडोर है उस तरफ भी कह रहे हैं कि जी वाया मिडिल ईस्ट जो है इसको यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा। उस हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं कि जी जो लाइन यहाँ से बनती है यानी पाकिस्तान, ईरान और यहाँ से यूरोप की तरफ कनेक्टिविटी है, जितना कि ये इजी है तो शायद उतना वो वाला नहीं है, और इतना शायद बनाने में भी और फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी ये सारे मसले मसाइल हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान का क्या स्टेप्स हो सकते हैं इस हवाले से, और प्लस यूएस, चाइना, रशिया और अमेरिका इसके बीच में? ये देखिए फकर भाई, जो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जी, इसमें जो नियम है उसको अगर रीराइट करने की जरूरत नहीं है, तो रिविजिट तो करना ही पड़ेगा आपको, जी, क्योंकि अब ये वेस्टर्न हेजेमनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। और आज आप देखें कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हुआ है, उसमें जो रशिया एंड चाइना है, उन्होंने जो अपना बहुत लिमिटेड सा एक स्टेटमेंट इशू किया है, उस स्टेटमेंट में जरा बड़ा अच्छा जो उन्होंने एक सेंटेंस कोट किया है, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके जो व्यूवर्स है। वो कह रहे हैं कि रशिया एंड चाइना शेयर एन एस्पिरेशन फॉर इक्वल एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन व्हिच इंक्लूड्स respecting civilization diversity and the right of every state for their own development model. Now this is interesting. सिविलाइजेशनल हिस्ट्री एंड डाइवर्सिटी को आपको चलना है, सिविलाइजेशन और स्टेट दोनों मेंशन्ड है। जैसे इंडिया इज अ सिविलाइजेशन एज वेल एज अ स्टेट, चाइना इज अ सिविलाइजेशन एज वेल एज अ स्टेट, ठीक है ना। तो उसमें ये कह रहे हैं कि आपको हर स्टेट को उसका मॉडल देना पड़ेगा, और मैं इससे 100% सहमत हूं कि हर जो स्टेट है उसके पास अपना मॉडल होना चाहिए। दैट कंट्री वो डेमोक्रेसी से चलना चाहती हैं, वो आमरियत चाहती हैं, वो सुल्तान चाहती हैं, वो राजा चाहती हैं, वो पंचायत चाहती हैं, ये वो डिसाइड करें। आप मत, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके पास हो गया तो आप में और उस मिशन में क्या अंतर हो गया जो लोगों को कन्वर्ट करने जा रहा है। वो रिलीजन के नाम पे कन्वर्ट करने जा रहा है, आप पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के नाम पे कन्वर्ट करने जा रहे हो। वो बोल रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुम्हें बताएंगे। आप कह रहे हो तुम्हें नहीं पता पॉलिटिक्स क्या होता है, वो हम बताएंगे गवर्नेंस ऐसे होता है। ये जो एक अजीब सी मतलब जिसे कह लीजिए वहशियत है या एक पागलपन है कि दुनिया को हम बताएंगे कि तुमको अपने आप को पॉलिटिकल कैसे चलना है। ये जो ह्यूमन राइट्स का एक डंडा पकड़ लिया है, जिसके नाम पे आप सारी दुनिया को ब्लैकमेल करते फिरते हो, खुद आपका ह्यूमन राइट से कोई लेना देना नहीं है, और आपने वो दुनिया को एक आर्म ट्विस्ट करने का टूल बनाया हुआ है, जिसके ऊपर लगा ह्यूमन राइट्स का वो एंगल पकड़ा दिया और बोला ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, बिना किसी कंटेक्स्ट के। उस स्टेट की पर्सनल सिचुएशन क्या है, उस स्टेट के पर्सनल क्या कह लीजिए इंटरनल मैटर्स क्या है। तो ये जो एक वेस्टर्न लेड एंड वेस्टर्न फॉर्म्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर था, the time has come that it should give way to multipolar and plural world order, जिसमें पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन वेस्ट नहीं डिसाइड करेगा। आप ये नहीं बताओगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन ही सिर्फ डेमोक्रेसी होती है। देयर कुड बी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच कुड लीड टू द वेलफेयर स्टेट। लेट पीपल इवॉल्व देयर ओन सिस्टम। किसको जिरगा चाहिए, जिरगा दीजिए आप उसको, आप मत बताइए कि वो जिरगा खराब है और सब कुछ जो है वो सीनेट और कांग्रेस से ही होगा। सो दिस इज व्हाट इट इज, यही होना भी चाहिए।
अच्छा, दूसरी तरफ विज़िट किया है, ऋषि सुनाक साहब भी पहुँचे हैं टेल अवीव और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आए हैं और वो जो हमने उनकी टॉक सुनी तो वो कह रहे हैं कि भई यू आर नॉट अलोन। आपको कोई और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी का ये ख़्याल है कि वो इज़राइल को कुछ कह सकता है, तो ये दिमाग से निकाल दे। क्या मतलब है, किसको कह रहे हैं यहाँ पर? ईरान को, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को या पाकिस्तान को या किसको? देखिए, अरब वर्ल्ड के साथ तो सारी लोगों की सिंपैथाइज़र है, सिंपैथाइज़ेशन है या सिंपैथी है। उसका जी, कारण ये है कि अरब वर्ल्ड ने बहुत कोशिश किया है पिछले 20-25 सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड से इंटीग्रेट होने की और कई हद तक वो इंटीग्रेट हो भी गए हैं ना। राइट। यूएई इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। यूएई और जी, अमेरिका में बहुत अंतर है नहीं। जी। तो अरब वर्ल्ड हैज़ कतर को छोड़ दे व्हिच इज़ एन आउटलायर, क्योंकि अगर आप अब्राहम अकॉर्ड को भी देखें तो बहरीन ने साइन किया, ये अब्राहम अकॉर्ड को हुँ, यूएई ने साइन किया था, और सूडान ने साइन किया था। तो कतर को अगर आप छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट जो है वो रिप्रोचमा चाहते हैं इजराइल के साथ। वो इजराइल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और मामले को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हुँ, दो आउटलायर जो इस पूरे जोन में हैं, इस पूरे रीजन में हैं, वो हैं ईरान और वो हैं कतर। तो आई जी, गेस कि ये पूरा का पूरा मैसेज कतर को ही था और ईरान को ही था कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप हिजबुल्लाह, हमास जैसी नॉन स्टेट एक्टर्स को आप वो प्रमोट करें, इनकरेज करें, क्योंकि ये तो सीरिया में भी डिस्टेबलाइजेशन लाते हैं। ये तो यमन में भी डिस्टेबलाइजेशन लाते हैं। तो आप अगर इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू काम करना शुरू करिएगा, तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसका कि बेसिक प्रिंसिपल ही स्टेटहुड है, वो स्टेटहुड तो बेकार हो जाएगा, बिकॉज़ कि वो स्टेट्स जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू लेट इट लूज़ ऑन अदर स्टेट्स, तो फिर बाकी स्टेट तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे, आप इनसे लड़ नहीं पाओगे। बिकॉज़ हर स्टेट ये कह देगा तो नॉन स्टेट एक्टर है, हम क्या कर लेंगे? हिजबुल्लाह नॉन स्टेट हुँ, एक्टर है, ईरान का हुँ, कोई लेना-देना नहीं है। दिस हुँ, कांट बी टॉलरेटेड ना। तो मेरे ख्याल से मैसेज क्लियर है वो ईरान के लिए और कतर के लिए कि यू कांट हैव दीज काइंड ऑफ रूग एलिमेंट्स encouraged and supported by your जी, international policy। पॉलिसी फैक्शन नहीं बना सकते इसको। बाकी आई गेस देखिए, एक बात जान लीजिए, ये इसमें रिलीजियस एंगल को आप रूल आउट नहीं कर सकते। वेस्ट डीपली रूटेड क्रिश्चियन कंट्री है, वो सेक्युलर उनका गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स है, लेकिन सोसाइटी तो डीपली क्रिश्चियन है ना, वो रहनी भी चाहिए भाई। क्रिश्चियनिटी से उनका बहुत बड़ा नाता, जैसे अरब वर्ड से इस्लाम को निकालना, ये तो मूर्खता वाली बात होगी ना। अरब मीन्स जी, इस्लाम, इस्लाम मीन्स अरब। राइट। तो डीपली रूटेड क्रिश्चियन वर्ल्ड जेरूसलम पे से अपना कंट्रोल तो नहीं खोना चाहेगा जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए, क्योंकि वो उनके पॉपुलेशन का भी बहुत हुँ, बड़ा एक उसमें इमोशनल कंटेंट है, इमोशनल कनेक्शन है। तो ये रिलीजियो पॉलिटिको रिलीजियस फाइट है, जिसमें कि जो वेस्ट है वो जूडो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे हुँ, ख्याल से अरब वर्ल्ड भी अब अपने आप को जूडो क्रिश्चियन इस्लामो वर्ल्ड कहलाना चाहता है, वो जूडो क्रिश्चियन वर्ल्ड से जुड़ना चाहता है। लेकिन ये जो है कतर और ईरान, वही सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत किए पड़े। तो आई गेस द मैसेज वाज स्ट्रेट अवे टू ईरान एंड कतर कि अब आप इस तरीके के नॉनसेंस करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल में जो भी हुआ, जो ये 500 बेचारे बिल्कुल, मतलब बेगुनाह लोग मारे गए अस्पताल में इलाज करवाते हुए, और उनको इलाज करने वाले डॉक्टर नर्स मारे गए। वो बेचारा बिल्कुल, वार्ड बॉय बिल्कुल, मारा गया जो लोगों की सेवा कर रहा था। तो उसमें उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट दे दिया वो बाइडेन साहब ने, और जाके कहा कि ये तो इस्लामिक जिहाद करके कोई फैक्शन है, उसका काम है। सो दैट मीन्स द मैसेज वाज क्लियर, दिस इज द नेक्स्ट वॉर ऑन टेरर। वो इसको कह रहे भाई, पहला वॉर ऑन टेरर वाज आल्सो ऑन हुँ, जिहाद, वॉर अगेंस्ट जिहाद फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस, क्योंकि दुनिया के और किसी टेरर के अगेंस्ट में वॉर अगेंस्ट टेरर नहीं लड़ा गया, जबकि और टेरर थे, कम्युनिज्म का टेररिज्म है, और तरह के भी टेररिज्म एग्जिस्ट करते बिल्कुल, हैं सोसाइटी, ठीक है ना। लेकिन वॉर ऑन टेरर वाज स्पेसिफिकली, इवन जो सिक्योरिटी काउंसिल में कमिटी भी बनी, उस कमिटी का नाम ही है अल कायदा कमिटी। 1267 की जो कमिटी बनी थी सिक्योरिटी काउंसिल में, दैट कमिटी इज हुँ, नोन एज अल कायदा कमिटी, जिसमें आप किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करा सकते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आप उसमें लिस्ट करवा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये इट्स अ वॉर ऑन टेरर 2.0, और वॉर ऑन हुँ, टेरर 2.0 में या इसको आप ये पढ़ लें कि वो ये कह रहे हैं कि वॉर ऑन जिहाद वी विल नॉट टॉलरेट। लेकिन अब यही है कि इसीलिए इस्लामिक वर्ल्ड इसको वॉर ऑन जिहाद, इसको जिहाद नहीं कह रहा है।
दे आर नॉट कॉलिंग इट जिहाद। वो कंडेम तो कर रहे हैं इसराइल को, मगर वो इसमें एक कंसल्टेड रूप से आना नहीं चाहते, बिकॉज इट विल बिकम अनदर मॉडर्न क्रूसेड, आप अगर इसको ऐसे कह लें तो। बिकॉज इसमें रिलीजन का एंगल बहुत तगड़ा है। वेस्टर्न, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी हो चाहे अमेरिकन सोसाइटी है, जेरूसलम से उनका जो नाता है वो ऐसे तो नहीं होगा। हजार साल लड़ाई लड़ी उन्होंने तुर्कों से जेरूसलम पे कंट्रोल के लिए, तो वो ऐसे तो अच्छा, नहीं जाने देंगे। तुर्क अल फैसल जो इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं सऊदी अरेबिया के, 2-3 दिन पहले एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक स्पीच कर रहे थे। वहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप इनको मारेंगे और इसके जवाब में आप कहेंगे कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो कहते हैं ये आपकी गलतफहमी है। एक बड़े मतलब हैरानकुन किस्म की स्टेटमेंट है। उन्होंने हमास के हवाले से ये बात की कि अगर आप कहेंगे कि आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आप मारते रहेंगे अगले को, बेशक जितना मर्जी वो वीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज इसी से जुड़ी हुई, मैंने एक क्लिप देखा, शायद आपने भी देखा होगा, नेतन्याहू का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इतना दूर हो के हमने तो आज तक नहीं देखा 67 की वॉर में कुछ किया हो सो किया हो, फौजें भेजी हो, उसके बाद तो खामोशी है। बल्कि आज भी जब वो वीकली ब्रीफिंग हो रही थी फॉरेन ऑफिस की, तो वहां पे क्वेश्चन हुआ हमारी जो स्पोक्स पर्सन है जहरा बलोच साहिबा, कि भाई पाकिस्तान क्या कोई अपनी फोर्सेस को भेजेगा फलस्तीन की हेल्प करने के लिए, तो वहां से नो कमेंट आया। मतलब वो क्या कहती इस हवाले से, अमेरिका से थोड़ी हम टक्कर लेंगे या ले सकते हैं। लेकिन इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए तुर्कल पाकिस्तान, फैसल और प्लस ये पाकिस्तान के हवाले से? तुर्क फैसल साहब के स्टेटमेंट में बाद में आते हैं। जी। पाकिस्तान, द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, इट्स नॉट अ स्टेट नाउ। ये मैं कहूंगा ये 1/4 स्टेट है और ये 3/4 एक लॉलेस लैंड है। ओके। आप अभी आपके कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री साहब के दामाद, एक्स प्राइम मिनिस्टर के दामाद कह रहे हैं कि ये इस्लामिक बॉम्ब है। ये स्टेटमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं? दिस स्टेटमेंट वो ये भी नहीं कह रहे कि इस्लामिक देशों का बॉम्ब है, ये कह रहे इस्लामिक बॉम्ब है। तो ये तो उतना ही अलकायदा का हो गया, उतना ही हमास का हो गया, उतना हिजबुल्लाह का हो गया, उतना उसका हो गया। वो तो हमास और उसके कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। और वो जो जनता है वो तो दैट विल सेंड चिल। भले आप उसको, आप एज ए मुस्लिम उसको कहें कि अरे यार ये तो पागल लोग हैं, बट अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो वो वीडियो देख के आपके पैरों में सुन्न, मतलब जिसे चलिए एक अजीब सा चिल होता है जमीन कि निकल जाए। हाँ, ये आदमी डर जाता है कि भाई ये क्या स्टेटमेंट है ये। अब आप सोचिए, और ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है ये चली नहीं होगी? बिकॉज ही इज नॉट अ स्मॉल फ्राई, ही इज ही हैज बीन अ मिनिस्टर, वो आर्मी में पोजीशन संभाल चुके हैं, वो नेक्स्ट टाउटेड टू बी द प्राइम मिनिस्टर के दामाद साहब हैं, और वो बिल्कुल। एक पब्लिक रैली को डिक्लेयर कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी बता रहे हैं ये। तो मरियम नवाज पाकिस्तान साहिबा के हस्बैंड है। हस्बैंड है, बताइए। तो पॉइंट पाकिस्तान की स्टेट से नहीं है, आप पाकिस्तान के स्टेट को तो डील कर लोगे। पॉइंट ये कि पाकिस्तान का हमेशा से एक्सक्यूज ये रहा है फकर भाई कि पाकिस्तान हैज यूज्ड इट्स स्टेटहुड टू डिनाई स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टू एक्सेप्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्टेट बनते हो तो फिर आपका रिट चलना चाहिए कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है। आप स्टेट बन करके वो सारे काम कर रहे हो जो कि स्टेट को नहीं करना चाहिए, और फिर आप उसी का वो एक तरीके से शराड क्रिएट करते हो और कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। So instead of having a regular army and then promoting your cause through that army, you have created irregular forces. और जब वो irregular forces पकड़ी जाती है तो आप कहते हैं ये तो उनका काम है, we have nothing to do with that. This is not the way. अगर आपके बैकयार्ड में ट्रेनिंग हो रही है, अब वेपन आ रहे हैं और वो दूसरे देशों में जाके मारकाट मचा रहे हैं, तो आप कैसे होंगे? और पाकिस्तान की आप देखें, एक जो पॉपुलेशन है वो कई देश ने बैन किया हुआ है। ये ईरान पहला नहीं है, नॉर्वे या स्वीडन ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि इनको अपने कॉलेजेस में एडमिशन मत दो। उसके बाद ये लोग क्योंकि ये आते हैं और वो हमारे जो साइंटिफिक वो चीज है उसको चुराते हैं और वो बाहर ले जाते हैं। तो एक वो फीलिंग तो है ना। फ्रांस के साथ आपका जो पूरा का पूरा एपिसोड हुआ था, पूरी दुनिया ने देखा था उसको कि कैसे फ्रांस के अगेंस्ट में पूरी पॉपुलेशन उतर आई थी और स्टेट जो है वो तो बिल्कुल सरेंडर कर गया था। पाकिस्तान इज 1/4 a state and 3/4 a lawless land। तो पाकिस्तान से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पाकिस्तान की यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां पे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स को वीक करती है और रिलीजन को स्ट्रॉन्ग करती है, मगर दुनिया को ये कहती है कि हम पॉलिटिकल स्टेट है, हम रिलीजियस स्टेट नहीं है।
आप पार्लियामेंट चलाना चाहते हो, पार्लियामेंट के थ्रू आप शरिया लाना चाहते हो, यू हैव अ यूनिक वे ऑफ लेजिटिमाइजिंग, जिसके पार्लियामेंट का काम है कि रिलीजियस लॉ को कैंसल आउट करे, और आप जो है पार्लियामेंट बनाए हो रिलीजियस लॉ को पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का फेस देने के लिए। फिर आप ये कहते हो कि देखिए हमारे यहाँ, ये मैंने सुना है कई बार फखर भाई कि हमारे यहाँ मौलाना को चुना नहीं जाता। भाई वो मौलाना साहब आएंगे नहीं, क्योंकि उनको पावर चाहिए ही नहीं। उनको जो पॉलिटिक्स में तो गाली पड़ेगी, वो बिना पॉलिटिक्स के वो सारे पावर को एंजॉय करते हैं जो पॉलिटिकल आदमी कैन ड्रीम ऑफ। तो पॉइंट ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में नहीं है स्टेट के, ये जो पाकिस्तान का एक ऐसा पॉपुलेशन बना दिया है, और ये मानते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है या ग्रुप ऑफ, आप समझ ले इस तरीके की तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज नॉट इन द हैंड ऑफ स्टेट। अब आप बताइए कि ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वॉर ऑन टेरर का पोस्टर बॉय, वॉर ऑन जिहाद का पोस्टर बॉय, वो पाकिस्तान में था। आप ये भले कहते अपनी जनता के कंजम्पशन के लिए कि नहीं हमको नहीं पता था, लेकिन जिसने घुस के मारा उसको तो ये होगा ना क्वेश्चन कि यार ये यहां कैसे आया, और उसको ये सब जो सुविधा दी गई ये ऐसे तो नहीं मिल गई होगी सुविधा कि वो किराए पे मकान ले लेगा और वो रजिस्टर नहीं कराएगा, पुलिस थाने में कौन रह रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग घर भी नहीं आते हैं, घर से बाहर नहीं आते हैं। तो एक आपने डाउट क्रिएट कर दिया है जब आप ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें आप लोगों को सरप्राइज करते हैं। ये लोग समझते नहीं है, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पीछे आपको बिना बताए कोई डिसीजन ले लिया जाए ना, तो बाकी के डिसीजन अगर आपके वेलफेयर के भी होंगे ना, तो आपको उस डिसीजन पे डाउट रहता है कि क्या चला ये हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, हमसे बिना बताए डिसीजन, या हमें पता ही नहीं चला। तो वो पाकिस्तान नीड्स टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं उसामा बिन लादेन का कभी फेवर में नहीं रहा, न था, न हूं, न हूंगा। लेकिन यही उसामा बिन लादेन थे जब 1979 में सोवियत यूनियन को अमेरिका ने तोड़ना था, तो उस वक्त ये सबसे ये गुड बॉय था। ये वही लोग थे जो अफगान तालिबान जिसके खिलाफ 22 साल अमेरिकन फोर्सेस प्लस नेटो फोर्सेस लड़ती रही, ये वो लोग थे जो शायद जिनको कहते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सेस जो है पेंटागन, व्हाइट हाउस और इन एरियाज में हासिल था। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं, ये कोई मैं अपनी तरफ से। तो सर यही भी तो मसला है कि जब आपके ये गुड बॉयज होते हैं जब आपको जरूरत होती है, और फिर आपके ये बैड बॉयज होते हैं जब आपको जरूरत नहीं है, तो इसको तो इसका मैं क्या जस्टिफिकेशन दूं? मैं उसामा बिन लादेन को आपने पाकिस्तान में मार दिया, काबुल में मार दिया, या आपने जिसे कहते हैं सीरिया या सऊदी अरेबिया में मार दिया, बट व्हाट द थिंग इज, ये लोग आप पहले बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं, उनको स्ट्रांग करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं ये तो बैड बॉयज बन गए, या भी इनको हम मारेंगे। ये स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आ रही है। तो मतलब एक जिसे कहते हैं ना डबल फेस ऑफ द वर्ल्ड है। और ये जो आपने बल्कि शुरू में कह दिया कि ये ह्यूमन राइट्स, हमें तो ये कहते रहते हैं, कौन सा ह्यूमन राइट्स है जो आज गजा के अंदर जो बेगुनाह लोग मारे गए उसके ऊपर जो बाइडेन साहब ने ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई एक वर्ड कहा? वो चीज जो नेतन्याहू कहते हैं कि यार ये मैंने ये करना है, वो कहते हैं बिल्कुल सर आप करें। वो तो ऐसे लगता है कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इजराइल सुपर पावर है। हालांकि आप हटा दे हाथ इनमें से, इनके लिए अमाज तो क्या कि एक छोटा सा अरब मुल्क भी इनके लिए काफी है कि वो मतलब इतना वो कर सकता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आपकी पॉलिसीज गलत होती है तो फिर उसका रिजल्ट गलत आता है, उसका दुनिया के ऊपर असर होता है। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को इसके ऊपर ब्लेम करते हैं तो सोवियत वॉर में जब आपके साथ थे, आपकी पाकिस्तान की फौज लड़ रही थी, वहां पे जो गलत था, इसको आज भी मैं गलत कहता हूं, क्यों लेजिटिमेट किया था, लेजिटिमेसी दी थी यूएस ने, यूएस ने दी थी, इसी उसामा बिन लादेन और प्लस ये जो जवाहिरी शवाहिरी जितने भी थे। तो सर मुझे ये इसकी जस्टिफिकेशन मुझे आज तक, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे देंगे, बट एज ए स्टेट यूएस जो है वो क्यों नहीं देता दुनिया को कि भाई हम क्यों ये करते हैं, हम ये सारी प्रॉक्सीज क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप देखिए 1979 के उस वॉर में 3 मेजर पार्टियां थी, अमेरिका यानी वेस्ट, और सऊदी अरेबिया यानी अरब वर्ल्ड, और पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा अरब वर्ल्ड ने क्यों नहीं पाया गया उसामा बिन लादेन जी, वो पाकिस्तान में क्यों शेल्टर पाया, अल जौहरी पाकिस्तान में क्यों शेल्टर पाया, अल कायदा वहां क्यों पनपी, बाकी स्टेट्स ने जान छुड़ा ली अपनी। ये बात आपकी सही है, इन्होंने इनको यूज किया, देवर एक्सपेंडेबल्स आप कह लें, ये एक्सपेंडेबल्स थे, इनका यूज किया गया और लायबिलिटीज बन गई। अब नहीं, लायबिलिटीज तो बन गई, पर पाकिस्तान ने इन लायबिलिटीज को, जैसे ना लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है फकर भाई, सिक्योरिटाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपने ना, कुछ लोग होते हैं वो उधार खरीदते हैं, बैड डेट्स कहते हैं, बैंक का कचरा हो गया तो वो आएंगे बैंक के पास, कैसे तुम नहीं निकाल पा रहे हो, अपना उधार हमें दे दो, तुम ये हमें दे दो, हम कर देंगे, हम कर लेंगे, उसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन।
फिर वो लोग उसमें से फाइनेंशियल कुछ कुछ स्कीमें निकाल करके बेचते हैं, उससे पैसा बनाते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। यही पाकिस्तान, दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अपना इंटरनल इंटरेस्ट नहीं पता है। पाकिस्तान का इस्लाम कभी पैलेस्टाइनियन को मारने वाला इस्लाम है, कभी वो शिया वाला इस्लाम है, कभी वो 84 में अभी वो शिया के जनरल साथ जिया खड़े के हैं। हाथों। हाँ, अभी वो शिया के हाथ खड़े हैं, कल को वो किसी और के साथ खड़े जाएंगे। पाकिस्तान को इस्लाम एक इमोशनल इस्लाम है। वो उसकी जो कंटेक्चुअल और जो उसकी हेरिटेज वाली प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, उसको नहीं समझते हैं। इट इज जस्ट एन इमोशनल क्वेश्चन फॉर देम। उनकी आइडेंटिटी का यहां तक इस्लाम है, लेकिन यहां तक का इस्लाम से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता ये है क्या। आप मुझे बताइए कि ये 1971 के सऊदिया ने कहा था कि अमेरिका जितना डॉलर देगा, वी विल मैच एवरी डॉलर, वी विल मैच एवरीथिंग दैट अमेरिका विल डू। उन्होंने इस तरीके के अलकायदा वहां पे पैर पसारने की कोशिश की, उन्होंने टांगे तोड़ दी सऊदिया ने। पहले ये जो क्या नाम है इनका, ये ओसामा बिन लादेन पहले केन्या गए भाग करके, क्योंकि जब इन्होंने अरामको के बिल्डिंग्स पे अटैक करवाया था तो सऊदी अरबिया ने एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इनको किया, तो ये भाग करके केन्या गए, फिर केन्या से भाग के ये टोरा बोरा के पहाड़ी में अफगानिस्तान में आए, अंत में अमेरिका में आकर के छिपे। पॉइंट ये था कि जहर से जहर निकलता है कई बार, ये रियल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने बिल्कुल। उस जहर को रीयूज करने की कोशिश की, और उसको ये नहीं समझा कि इनके सोसाइटी पे इंपैक्ट आएगी, वो उसके कॉन्सिक्वेंस को नहीं दिखाए। बाकियों ने जब वो रेडियो एक्टिव रूम में गए तो वो कपड़ा प्रोटेक्शन पहन के गए थे, बाहर आके फेंक दिया। पाकिस्तान उस रेडियो एक्टिविटी को अंदर लेके चला आया, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो ओसामा बिन लादेन और इससे जहां उनको छुटकारा मिलना चाहिए था, अपना काम और पैसा डॉलर बना करके अपने स्टेट का इंटरेस्ट देखना चाहिए था, उनको इंटरेस्ट समझे, वो जिहाद को इंटरेस्ट समझ बैठे। वो ये नहीं समझे कि जिहाद का एक इंटरनल एप्लीकेशन होगा। जिहाद तुम खाली बाहर नहीं लगाओगे, तुम जिसको कह रहे हो कि बाहर इस्लामिक वर्ल्ड बनाओ, वो सबसे पहले, ये डेमोक्रेसी की खेल भी यही है कि सबको तुम डेमोक्रेसी बेच रहे हो। पाकिस्तान इस्लाम बेच रहा था अफगानिस्तान में, और वो इस्लाम वो ये नहीं देखा था कि अंदर भी आएगा। तो जिन्होंने कहा कि तुम इस्लाम अगर अफगानिस्तान में चाहते हो, वहां पे अगर तुम अंधेरा चाहते हो, तो फिर हम यहां भी तो आए, इतना बड़ा लैंड है, ये क्यों छोड़ दे हम, तुमको ये छुट्टी कैसे मिल जाएगी। तो पॉइंट यही था कि इन्होंने ये यूज हुए, उसके बाद डबल गेम खेली, जिन चीजों से इनको छुटकारा पाना चाहिए था। एक होता है ना, क्लीनिंग भी तो करते हो आप भाई, घर तोड़ फोड़ दिया उसके बाद क्लीन करते हो, वो नहीं किया। ये कूड़े को अंदर ले आए और उसको पार्ट ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर बना दिया, उनको सोसाइटी में जगह दे दी। सोसाइटी को फिर इन्होंने जो है गैल्वेनाइज कर दिया अगेंस्ट अजीब अजीब तरीके के फिलोसफीज आने लगी, अजीब अजीब से। पहले एंटी इंडिया था, वो एंटी इंडिया से होकर के एंटी एवरीथिंग हो गया। तो ये प्रॉब्लम है जो मैं देखता हूं कि जो आखिर सऊदिया में क्यों नहीं हो रहा है, ये यूएई में क्यों नहीं हो रहा। यूएई ने भी हेल्प की थी भाई, ये अफगानिस्तान से लड़ाई में, रशिया से लड़ाई में एक एक डॉलर मैच किया था। पर वाई यूएई में वो चीजें नहीं हो रही हैं जो यहां हो रही हैं पाकिस्तान में। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं हो रही है, बहरीन में क्यों नहीं हो रही है, कतर में ये कतर सारा कुछ बाहर करा रहा है। जरा कतर में आप प्रो पैलेस्टाइन झंडा निकाल के देखिए, टांगे तोड़ करके आपको घर में बैठा देंगे। सर ये सऊदी अरेबिया से भी डायरेक्ट फ्लाइट्स आया करती थी, और माल वहां से जो है ना, सिर्फ पैसा नहीं आता था, लोगों को बिठा बिठा कर पेशावर में उतारा करते थे। सऊदी अरेबियन एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट्स आया करती थी 78 79 में। और वहां से मुसीबत ये है कि ये लोग, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ये लोग दूसरों की जमीनों पे जाके लड़ते हैं, अपने सरजमीन पे ये लड़े तो मैं फिर इनको मान जाऊं, अरब हो या फिर वो इजराइल के लोग हो या फिर वो अमेरिका हो, इजराइल भी बल्कि नहीं, मैं अमेरिका की बात करूंगा। ये अपने सरजमीन पे कभी नहीं लड़े सर, ये अपने जमीन पे लड़े तो इनको फिर पता चलेगा कि कितने पानी में और कितने पानी में नहीं है। किसी की मतलब जिसे कहते हैं कि कभी अफगानिस्तान को आग लगा दी, कभी इराक को आग लगा दी, कभी यमन को, कभी सीरिया को, कभी लीबिया को, कभी सूडान को। तो ये आग लगाते रहते हैं। ये इनका जिसे कहते हैं, ये इनका शेवा है, हम जो मर्जी इनको कह दें ये यही करते रहते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि हिंदुस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात बने हैं, हिंदुस्तान को ये यूज कर पाते हैं या वहां पे नाकामी इनको होती है, ये असल मुद्दा है इस वक्त। क्योंकि पाकिस्तान तो एक दफा नहीं 3-4 दफा 6 बन चुका है, और अभी पता नहीं अगर अभी फिर कोई थोड़ा सा आगे डाल दिया कुछ तो फिर शायद बन जाए 5वीं 6वीं दफा भी। लेकिन खैर एनीवे, जब तक असल बात है पॉलिसी की। मैंने बिल्कुल कहा कि उसामा बिन लादेन हो, अमन जवाहिरी हो,
हमास हो या इजराइल के खिलाफ पॉलिसी या उनके फेवर में पॉलिसी, आप अपने मुल्क, अपने स्टेक्स को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं, आप डिसाइड करते हैं, फिर बाकी बाद में आते हैं। अगर आप ये वाले फैसले अपने घर में करते हैं, और आप ये नहीं कहते कि यार अफगानिस्तान एक बड़ा जबरदस्त कंट्री हुआ करता था 78 79 तक, बड़ा जिसे कहते हैं कि एक लिबरल किस्म का मुल्क हुआ करता था, वहां का कल्चर, म्यूजिक और ये चीजें चला करती थी, क्या बना दिया। वो आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं और गालियां देते हैं। इसके पीछे लोग कहते हैं ना ये अभी वाले तालिबान का ये, मैं कहा नहीं, तालिबान नहीं, 1978 और 1979 है। उस वक्त भी आपने अमेरिका को उतारा और 2001 में भी आपने अमेरिका को उतार के उनके मुल्क को मलियामेट किया। तो गलत पॉलिसी का अंजाम गलत होता है और सही पॉलिसी का अंजाम अफगानिस्तान कोई अगर बहुत नॉर्मल सही नहीं मुल्क होता। नहीं है। जी मैं ये कहूँगा अफगानिस्तान बिल्कुल। नॉर्मल मुल्क नहीं है। अफगानिस्तान की हज़ारों साल की सिविलाइजेशन है। ये लोग लाइफ को जितनी टफ उसमें जीने के जानते हैं, ये बहुत टफ लोग हैं। तो पाकिस्तान नया मुल्क था। भाई अफगानिस्तान के हजारों साल की विरासत है, वो उसको नहीं नकारते हैं। वो अपनी हर आइडेंटिटी को स्वीकार करते हैं, नई आइडेंटिटी को, पुरानी आइडेंटिटी को, दोनों को स्वीकार करते हैं। पाकिस्तान की दिक्कत ये है कि एक नई आइडेंटिटी के चक्कर में पुरानी आइडेंटिटी को मिटा देना चाहते हैं। और देखिए आपने एक बात कही, मैं ये बात करके खत्म करूंगा, पॉलिसी। पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को नहीं पता उसका इंटरेस्ट किस चीज में। द कंट्री आज 75 साल हो गए, कोई एक आदमी मुझे बता दे, एक पेज लिख के दे दे, द इंटरनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, द फ्यूचर। सर अपने इंटरेस्ट का पता है? नहीं 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 सर, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमारे यहां फैसला वो होता है जिसमें कुछ लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हो। सबको पता है सर, मैं ये मानता नहीं हूं कि इनको नहीं पता, सब पता है। अपने लिए इनको सब पता है सर, अपने लिए ये पता है कि दुबई में कैसे पैसे पहुंचाने हैं, लंदन में कैसे पैसे पहुंचाने हैं, करप्शन कैसे करनी है, दो नंबरी कैसे करनी है, डंडा कैसे चलाना है, लोगों की जमीनों पे कब्जा कैसे करना है, बेगुनाह लोगों को कैसे मारना है, किसी की प्रॉक्सी कैसे लड़नी है। ये मैंने कहता हूं बड़ा दिमाग है सर इनके पास, बहुत दिमाग है। दिमाग की हाँ बात नहीं मेरे है। लिए नहीं है, मेरे मुल्क के लिए नहीं है कि अगर वो हाँ, बेहतर हो जाता तो मेरी जिंदगी, मेरे मुल्क के जो 24-25 करोड़ की जनता रहती है, उनकी जिंदगी शायद एक नॉर्मल, जो आप कहते हैं कि एक नॉर्मल मुल्क नहीं है, तो एक नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारते जिस तरह बाकी दुनिया के कंट्रीज गुजारते हैं या लोग गुजारते हैं। एक नॉर्मल तरीके से कोई अपने जॉब पे जाता है, अपना बिजनेस करता है, अपने एजुकेशन पे जाता है, हेल्थ और ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने वो नहीं किया, हम अपने पर्सनल जो चीजें होती हैं उसके लिए सर जो इनका दिमाग चलता है ना, आप परेशान हो जाएंगे सर। आप कहेंगे कि आप मोदी जी को और योगी जी को और इनका दिमाग, आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही मतलब जिसे कहते हैं बहुत नीचे, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे वाले कहते हैं ना, मुल्क के लिए नहीं करना, अपनी जात के लिए करना, ये सबसे बड़ा फर्क है। तो खैर एनीवे डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत आपने हमारा शो भी आज थोड़ा सा लंबा हो गया अपने टाइम से, लेकिन खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फकर भाई।